बेंगलुरु में जारी G20 डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक में पीएम मोदी का वीडियो संदेश। कहा, भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल से देश में आई आर्थिक क्रांति। भारत में होते हैं 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, दुनिया भारत को उम्मीदों भरी निगाहों से देख रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उम्मीदों को करेगा पूरा। प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या पहली बार 50 करोड़ से अधिक। महिलाओं के हैं 56%, तो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए 67% खाते। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को बताया मील का पत्थर। पीएम मोदी 22 तारीख से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर। जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा। हिमाचल प्रदेश के शिमला के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान जारी। अब तक निकाले गए 16 शव। बाढ़ और भारी बारिश से अब तक करीब 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है सुहाग का पर्व हरियाली तीज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम में स्नान कर लोगों ने की पूजा अर्चना। और हंगरी के बुडापेस्ट में आज से होगी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत। नीरज चोपड़ा की अगुवाई में स्वर्णिम शुरुआत करने उतरेगा भारत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले G20 से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। हमने शासन को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाया है। पीएम ने कहा कि भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल के प्रयोग से आर्थिक समावेश की क्रांति की गति प्रदान की गई है। Our unique digital identity platform Aadhaar covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan-Dhan bank accounts, Aadhaar and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates.
प्रधानमंत्री ने कहा कि 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान भारत में होते हैं। कोविन पोर्टल ने भारत के टीकाकरण अभियान का समर्थन किया। More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. The Gati Shakti platform uses technology and spatial planning to map infrastructure and logistics. It is assisting in planning, reducing costs, and increasing speed of delivery. प्रधानमंत्री ने कहा कि एक एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिनी का निर्माण भी किया जा रहा है। The government e-marketplace has brought transparency and probity into the process. The open network for digital commerce is democratizing e-commerce. Fully digitized taxation systems are promoting transparency and e-governance. We are building Bhashini, an AI-powered language translation platform. It will support digital inclusion in all the diverse languages of India. और भारत की अध्यक्षता में G20 बैठकों के तहत आज बेंगलुरु में डिजिटल आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक जारी है। बैठक के दौरान बैठक से संबंधित घोषणा पत्र पर विचार और स्वीकृति के लिए इस पर विचार किया जाएगा। डिजिटल आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न होने के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और अवसरों पर समझौते के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मीटिंग में G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। डिजिटल इकोनॉमी कार्यसमूह की बैठक कल संपन्न हुई और मंत्रिस्तरीय बैठक में विचार के लिए एक मसौदा तैयार किया गया। और बेंगलुरु में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम उन मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं जो डिजिटल इकोनॉमी के विकास को परिभाषित करेंगे। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु दुनिया की कुछ सबसे नवीन कंपनियों का घर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के लिए भारतीय अध्यक्षता द्वारा चुने गए 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी में सुरक्षा और डिजिटल स्केलिंग, जो पीएम मोदी की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। We have assembled to deliberate on issues that will define the growth of digital economy. Bengaluru is the home to some of the most innovative companies in the world, ranging from legacy businesses to startups. The need for collaboration has only become more pressing. Use cases of artificial intelligence have evolved at a greater pace. While AI holds immense potential, absolute optimism of the past has now given way to caution. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के अवसर पर कहा कि दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। पीएम के नेतृत्व में भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करेगा। G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट का तीसरा दिन है। 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 80 से अधिक कंट्री से डेलीगेशन आए हैं। 31 कंट्री से ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर उपस्थित रहे हैं। विश्व के देश भारत को उम्मीद के साथ देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया की उम्मीदों को पूरी करेगा।
और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल हेल्थ में काफ़ी आगे है। भारत अब सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान को यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल करने जा रहा है। 40 करोड़ लोगों की आभा आईडी बन गई है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका सर्टिफिकेट किया जाए, उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, डिजिटल टूल्स भी रेडी हो चुका है। आभा आईडी के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है, ताकि डिजिटल रिकॉर्ड, अपना सेल्फ का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए, तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो, बहुत ज़रूरी है। बिन ज़रूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और यूज़फुल डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुजरात के गांधीनगर के IFSC गिफ्ट सिटी का दौरा किया। उन्होंने वहां के कार्य प्रणाली की समीक्षा भी की। पीएम जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत खुले खातों की संख्या अब 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। खास बात यह है कि इनमें से 56% अकाउंट्स महिलाओं के हैं। गरीबों के बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए 2014 में लॉन्च की गई इस पहल के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। खोले गए खातों में से लगभग 67% अकाउंट्स गाँव और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस जानकारी को शेयर करते हुए कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये देखकर खुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले जाने के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे। पीएम मोदी 22 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे, जहां वो जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर हो रही है। 2019 के बाद ये ऐसा पहला ब्रिक्स सम्मेलन है जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित नहीं हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य के कार्यक्षेत्रों की पहचान का अवसर देगा। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी हिस्सा लेंगे। इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शरीक होंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी जोहानिसबर्ग में मौजूद कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के बाद पीएम मोदी ग्रीस की यात्रा करेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 40 वर्षों में ग्रीस की ये पहली यात्रा होगी। ये दौरा यूनान के पीएम के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी अपने यूनानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ यूनान में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 20 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह 20 अगस्त को गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। साथ ही ग्वालियर में आयोजित बृहद प्रदेश कार्य समिति बैठक में मार्गदर्शन भी देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के प्रदेश आगमन को लेकर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के मिशन को लेकर बीजेपी की सरकारें काम कर रही है। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव की दृष्टि से हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं को एक ताकत देने का काम जो माननीय गृह मंत्री जी हमेशा करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर आपने देखा होगा, ग्वालियर के अंदर माननीय गृह मंत्री जी एक विस्तृत कार्य समिति के अंदर उनका अपना कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी देंगे। तो एक व्यापक अभियान अभी चुनाव की दृष्टि से हमारे गृह मंत्री जी का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर तय हुआ है और उसको लेकर के हम सब व्यापक तैयारियों में, ग्वालियर के कार्यकर्ताओं में भी उमंग और उत्साह के साथ, मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं
तैयारी में जुटे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां के शिमला के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर नफीस खान ने कहा है कि खोज और बचाव अभियान का आज छठा दिन है। हमने कल तक 16 शव निकाले। जिन 4 अन्य शवों की सूचना मिली है उनके लिए तलाशी अभियान जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर मौजूद हैं। हम सब कुछ बिना मशीन के मैनुअली ही कर रहे हैं। सिचुएशन ये है कि आज 6वां दिन चल रहा है, शुरू है, अभी 6वां दिन है। तो अभी तक कल तक 16 बॉडी रिट्रीव कर चुके हैं। अब 20 की जो रिपोर्ट थी उसमें 4 के भी चल रही है सर्च जो है। आज नीचे जो है, यहाँ हमने लास्ट 2 किलोमीटर तक सर्च कर लिया था, वहाँ बिल्कुल बॉडी पार्ट कुछ 1 जगह 2 जगह मिले थे, बाकी वो बॉडी तो नहीं मिली। लेकिन ऊपर हमने ये है कि अब कम से कम 5 से 6 फीट गहरा कर करके जितना मलबा है पूरी तरह से मैनुअली एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ टीम और आर्मी की टीमें साथ में लगेगी, उसको डिगिंग करके और पानी के प्रेशर के माध्यम से अलग करके देखने की कहीं संभावना है बॉडी मिल जाएगी। मैनुअली ही हो पा रहा, मशीनरी क्योंकि जा नहीं सकती, ये तो बहुत ज़्यादा स्टीप है वो, और दिक्कतें हैं। और दिक्कतें ये हैं कि उसमें आपको काम करने में मड का पता नहीं है कि मड कहीं 6 फीट भी गहरा है, कहीं 8 फीट के ऊपर जो है मलबा चढ़ा है, तो पूरा उसको रिमूव करने में, और उसमें पत्थर भी हैं और छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े भी हैं और सरिया भी है और स्लैब्स भी हैं। तो प्रॉब्लम्स तो है ही हैं और उसमें चैलेंजेस जो हमारे लिए हैं वो तो है ही हैं। और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भारी बारिश से अभी तक करीब 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। राज्य के अधिकतर भागों में जनजीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौटा है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में राज्य में 74 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजधानी शिमला के समर हिल क्षेत्र में भूस्खलन की घटना के बाद बचाव का काम आज भी जारी है। कल देर शाम एक और शव मिलने से इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 16 हो गई है। अभी भी कुछ और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि भूस्खलन के चलते अभी भी पूरे राज्य में लगभग 600 सड़कें अवरुद्ध हैं। मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोक निर्माण विभाग को करीब 2,600 करोड़ का नुकसान हो गया है। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन शिमला से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री वाहनों को रवाना किया। ये वाहन कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों के लिए भेजे गए हैं। प्रदेश सरकार ने लगातार बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से हुए भारी नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह मौसम अचानक बदल गया और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिजली की चमक के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम काफी खुशगवार हो गया है। वहीं दिल्ली के द्वारका इलाके में सड़कों पर जलभराव भी देखने को मिला।
और दिल्ली के एनसीसी भवन में इन दिनों राष्ट्रीय कैडेट कोर का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस शिविर में दिल्ली के अलग अलग स्कूल और कॉलेज की 515 छात्रा कैडेट हिस्सा ले रही हैं। कैसे दिया जा रहा है एनसीसी के इन छात्रा कैडेटों को प्रशिक्षण, बता रहे हमारे सहयोगी गिरीश निशाना अपने इस खास रिपोर्ट में। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यास में जुटी ये है 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की वे छात्रा कैडेट जो इन दिनों दिल्ली के रोहिणी स्थित एनसीसी भवन में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही हैं। 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन का ये इस साल का दूसरा कैंप है, जिसमें दिल्ली के 15 स्कूल और 7 कॉलेजों की 515 छात्रा कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। ये कैंप 23 अगस्त तक चलेगा। 313 सीनियर विंग के कैडेट हैं जो 7 दिल्ली यूनिवर्सिटी के 7 कॉलेजेस से आए हुए हैं एंड 15 स्कूलों से 202 जूनियर विंग के कैडेट्स हैं। ड्यूरिंग द कैंप जो है हम इनको जो ड्रिल, देशभक्ति, फायरिंग एंड इनका डिसिप्लिन, जो कि इनका यूनिटी एंड डिसिप्लिन मोटो है, उसके ऊपर काम करते हैं। इस शिविर में हिस्सा लेकर ये छात्रा कैडेट काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार हम लोग घर से बाहर आए हैं और हम सारे बच्चे एक रूम में बैठ के रात में बहुत गेम्स खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं, राइफल्स चलाना सीखा, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। और जहाँ हम घर पे एसी में रहते थे, अब यहाँ बिना सिर्फ पंखे में रहना पड़ रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, काफ़ी हार्ड भी है, जो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। यह हमें सिखाता है कि यूनिटी और डिसिप्लिन क्या होता है। और हम घर से दूर रह रहे हैं लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है रहने में, साथ रहते हैं, साथ सीखते हैं हर चीज़। और यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स, लाइक अभी कैंप फायर भी होगा, बहुत सारे कल्चरल भी होते हैं परफॉर्मेंस। कल हमारा कल्चरल का परफॉर्मेंस था। इस कैंप के दौरान छात्रा कैडेटों को एक तरफ जहां मैप रीडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन कैडेट्स को हथियारों के ज्ञान के साथ फायरिंग की विभिन्न पोजीशन और निशानेबाजी के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। इस कैंप के दौरान कैडेटों को ड्रिल, देशभक्ति की भावना, फायरिंग, एकता और अनुशासन का पाठ, सेल्फ डिफेंस और आपदा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग स्कूल और कॉलेजों से आई ये छात्रा कैडेट पहली बार कैंप को अटेंड कर रही हैं। इन कैडेटों को न केवल एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो उनके भविष्य में बहुत काम आएगा। कैमरामैन जगपाल सिंह और प्रमोद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश के कई हिस्सों में आज हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन सुहागिनें अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का उत्सव है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आने वाला ये महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के सम्मान में मनाया जाता है। विवाहित हिंदू महिलाएं पूरे दिन उपवास कर मेहंदी लगाकर श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। और आज हरियाली तीज के मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोगों ने संगम में स्नान किया और पूजा अर्चना की। अमेरिका के हवाई राज्य के माउई के जंगलों में लगी भीषण आग के मामले में स्थानीय निवासियों ने सरकार के रवैये पर असंतोष व्यक्त किया है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि संबंधित विभाग तुरंत अग्निशमन ट्रक भेजने में और समय पर अलार्म सिस्टम बजाने में विफल रहे। तलाशी अभियान में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। लाहिना में सफाई और सर्वे का काम अभी भी चल रहा है। ये क्षेत्र जंगल की आग से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लाहिना से निकाले गए हजारों निवासी और पर्यटक अभी भी अस्थायी आश्रमों में रह रहे हैं। कई निवासियों ने कहा है कि लाहिना क्षेत्र सहित पश्चिमी माओ में आग के कारणों का अभी भी स्पष्ट नहीं है। इक्वाडोर चुनाव के दिन से पहले शुरुआती मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। इक्वाडोर में शुरुआती मतदान गुरुवार को शुरू हुआ। इक्वाडोर की घर से वोट करें पहल शुक्रवार को इलेक्टोरल नेशनल काउंसिल के अधिकारियों की मदद से हुई, जिन्होंने अहम विकलांगता वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के 587 मतदाताओं को बक्से वितरित किए। इससे पहले SNAI जेल एजेंसी के अनुसार 39 इक्वाडोर जेलों में 1124 गैर सजायाफ्ता कैदियों ने भी गुरुवार को अपना वोट डाला। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान के बाद रविवार को सभी वोटों की गिनती की जाएगी।
खबरें खेल जगत से है। आज से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। हंगरी के बुडापेस्ट में 27 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के खिलाड़ी पदक के लिए स्पर्धा करते नजर आएंगे। भारत की तरफ से इस बार नीरज चोपड़ा और अविनाश सांबले समेत कुल 27 भारतीय एथलीट अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। नीरज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीत चुके हैं। ऐसे में इस चैंपियनशिप में उनकी नजरें स्वर्ण पदक जीतने पर होंगी। और 4 देशों की जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। अपने पहले मैच में भारत ने स्पेन को 6-2 से हरा दिया। मुकाबले की शुरुआत में स्पेन ने बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि दूसरे हाफ में भारत ने वापसी करते हुए एक के बाद एक 6 गोल दागकर टीम को जीत दिला दी। भारत की ओर से सुदीप चरमाको ने 2 गोल दागे। भारतीय टीम आज दूसरे मैच में मेजबान जर्मनी से भिड़ेगी। और सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज को 6-0, 6-4 के अंतर से हराया। वहीं जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने भी सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल की बाधा को पार कर ली है। 26 वर्षीय खिलाड़ी को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक तरफा मैच में ज़्वेरेव ने फ्रेंच टेनिस खिलाड़ी को 6-2, 6-3 से हराया। वहीं स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अलेक्राज भी सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 20 वर्षीय अलेक्राज ने क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 4-6, 6-3, 6-4 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।